Good morning, students. Hello. Hi. How are you? Yes, I know you are very, very, very great and fine and having a great time in your home. So let us start studying now. Hmm? Yes. So, okay. Up till yesterday, what did we study? कल तक हमने क्या पढ़ा था? यस कल हमने तो सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखे थे, है ना. सो टेक्स्ट बुक में आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे एक पूरा चैप्टर है. इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड lesson. We have just covered the definitions of it in that one lecture. So you have to read the chapter detailed, okay, to get more of the kind of the information about it. और इसके बारे में अब जो कुछ है वो बताना है, हमें डिस्कस करना है हमारे साथ मीटिंग में, गूगल मीट में या व्हाट्सएप में. ठीक है. यस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको हमने बात कर ली है. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लेकर हम क्या करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि स्पीड को हमने कैसे डिस्क्राइब किया, टाइम के साथ डिस्क्राइब करना था. तो टाइम बढ़ता है तो एक जगह पे अगर कोई चीज़ जा रही है और वो ज़्यादा टाइम ले रही है तो उसका स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है क्या, नहीं होता है ना, स्पीड कम होता है. तो ज़्यादा टाइम लगता है मतलब स्पीड कम होता है ना. तो टाइम को वो कैसे रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड है. तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीड को लेंथ को प्रोपोर्शनल है. अगर वही टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो स्पीड ज़्यादा होता है. तो स्पीड माने डिस्टेंस का ज़्यादा होना और टाइम का कम होना. या दिस इज मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम डिस्टेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है. इसी को हम अगर बिगर पिक्चर में देख सकते हैं क्या, हाँ. तो स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, लेंथ रेज टू 1 एंड टाइम रेज टू -1. लेंथ रेज टू 1 एंड टाइम रेज टू -1. स्पीड को हमें देखना है तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, लेंथ रेज टू 1 एंड टाइम रेज टू -1. ऐसे ही हम दुनिया के सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन सातों के टर्म्स में लिख सकते हैं. इन सातों के टर्म्स में लिख सकते हैं. और वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे करते हैं, उनका यूज़ क्या है, यूजेस हम कल देखेंगे. आज फिलहाल सिर्फ हम क्या देखेंगे कि उनको हम कैसे लिख सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम कैसे इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे. और उससे पहले हमें क्या देखना है, कन्वर्जेंस देखना है ना. उससे पहले हमें कन्वर्जन देखना है. तो कन्वर्जेंस क्या है, आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है 10⁻15 ग्राम्स मतलब 1 पीटाग्राम्स. तो इतने ग्राम्स होने पर हमको हमेशा 10⁻15 ग्राम्स ऐसे लिखना बहुत कम्बरसम होता है, बहुत परेशानी लगती है ना. 1 kg को हम 1 kg बोलना बहुत आसान है, या 1000 ग्राम्स बोलना बहुत डिफिकल्ट है. तो हमने क्या दिया है, हायर ऑर्डर पावर्स को कुछ नाम दिए है ना, या कुछ नाम दिए. वैसे ही अलग अलग फंडामेंट आपको कल सिस्टम सीखे थे, है ना. स्टार्टिंग में परसों हमने सिस्टम सीखे थे. एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है MKS सिस्टम, एक होता है SI सिस्टम. तो अलग अलग सिस्टम्स में क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स रहते हैं. तो ये इन दोनों यूनिट्स में भी स्विच ओवर हम कर सकते हैं अगर आपको कन्वर्जन पता हो तो. जैसे कि आपको बताया जाए कि CGS यूनिट है ग्राम्स मास का, और CGS सिस्टम में ग्राम्स है ना. और MKS सिस्टम है किलोग्राम्स. तो आपको पता चल सकता है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. आपको ये तो स्टैंडर्ड 2-3 में पढ़ाते हैं आपको, है ना. 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. तो आपको ये कन्वर्जन मिल गया है ना, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. आपको ये कन्वर्जन मिल गया. तो आप 4 किलोग्राम के लिए बता सकते हो कि सर 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, 4 किलोग्राम्स इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना. या तो उसे हम कह सकते हैं 4000 ग्राम्स. इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फार्मूला. क्या बोलते हैं हम, इफ A corresponds to B, या ऐसे लिखते हैं, इफ A corresponds to B then C corresponds to D. If directly proportional if A corresponds to D and similarly C corresponds to D. Okay, 1 kg corresponds to 1000 grams. 1 kg corresponds to 1000 grams. Okay, yeah. Then 4 kg corresponds to D grams. If you don't know the answer. Okay, if you don't know the answer, then answer of D can be calculated by one formula. What is that formula? Yes, it is written, it is given that if A is to B, then
C is to D. ऐसे हम D का आंसर निकाल सकते हैं. Okay, so let us see how to write that. It gives you if 1 kg corresponds to 1000 grams, right? 1000 grams, grams from G symbol से लिख सकते हैं, है ना? 1 kg corresponds to 1000 grams. Then if A is to B, A क्या है? A 1 kg, B क्या है? 1000 grams. Then C मतलब अगर 4 kg आपको निकालना है 4 kg का, तो आप क्या निकाल सकते हो? इक्वल टू आपको आंसर मिल जाएगा. ये है आपका थ्योरम. थ्योरम क्या है? इफ A is to B then it can be written as C is to D. C is to D हम ऐसे लिख सकते हैं. So 1 kg is 1000 grams. So 4 kg should be equal. So what we are doing is 1 kg is proportional to 1000 grams. So similar 4 kgs if you want, then kg get cancelled with kg. So 4 into 1000 upon 1, that is 4000 grams is the answer. Okay, so this is the proportionate theorem. This is the proportionate theorem. तो ये है हमारा proportionate theorem और ये है directly proportional का formula. ये directly proportional का formula. तो ये formula लेकर हमें क्या करना है? n1 u1 equals to n2 u2. n1 u1 equals to n2 u2 जो हमने कल कन्वर्जन का बेसिक था, इसके साथ हम 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स, जैसे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स हमने पढ़ा है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी kgs, ये हम इसके साथ भी लेकर कर सकते हैं. फिलहाल हम बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के साथ कन्वर्जन्स करना है तो ये हमको सिंपली टेक्निक आंसर दे सकता है. और अगर आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का लेना है तो आपको क्या करना है? डायमेंशन एनालिसिस करना पड़ता है, जो आप हम कल देखेंगे. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हम आंसर सीधा ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. और अगर ये इसका आंसर निकालना है तो आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी. ओके, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है. इसलिए हम पहले इनका शॉर्ट टेक्निक सीखेंगे, ऐसे टेक्निक्स, फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर डायमेंशन सीख के हम एक कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के फंडामेंटल यूनिट्स हम देखेंगे. और इसके एप्लीकेशंस में हम इसके यूनिट कन्वर्जन्स भी देखने वाले हैं और इसके फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे हमें कुछ रिलेशनशिप पता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, जो हमारा पेंडुलम है वो किस पे ऊपर डिपेंड होता है? हाँ, वो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होता है, उसके लेंथ पे डिपेंडेंट होता है. तो ये कैसे डिपेंडेंट होता है? डिपेंड तो होता है, इतना पता है, पर कैसे पता है? कैसे डिपेंड होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड होता है. तो ये हम पूरा उसका फार्मूला भी बना सकते हैं अगर हमको डायमेंशनल एनालिसिस होता पता है तो. हम कल देखने वाले हैं, टुमारो, टुमारो. आज क्या देखने वाले हैं? कुछ और हम पैरेलैक्स मेथड भी देखेंगे. पैरेलैक्स मेथड इनका सिर्फ शॉर्ट में हम सीखेंगे, हाँ आज, ठीक है. उसके बाद एप्लीकेशंस में हमें कल टुमारो ये देखने वाले हैं. ये भी आज सीखेंगे, टुडे. हाँ, ये भी हम शॉर्ट मेथड इसका देखेंगे कि हम स्टार्स कितने दूर है हमारे अर्थ से, है ना. ये पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? पैरेलैक्स वर्ड क्या मीनिंग होता है? तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उनका हमें डिस्टेंस पता करने के लिए हेल्प होता है यहाँ से, ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. ओके, यस, सो लेट अस बिगिन विद द कन्वर्जेंस. क्या है कन्वर्जेंस? देखो, चलो आपको क्या क्या कन्वर्जेंस पता है तो वो हम लिख लेंगे. प्रीफिक्सेस और कन्वर्जेंस, है ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रीफिक्सेस एंड कन्वर्जेंस. ओके, हेडिंग लिखना है आपको, प्रीफिक्सेस एंड कन्वर्जेंस.
फैक्टर, प्रीफिक्स और ये है सिंबल। फैक्टर, प्रीफिक्स और ये है सिंबल। ओके, या चलो फैक्टर कौन सा है? यस, फैक्टर कौन सा है? 10 टू द पावर, चलो आपको कौन सा फैक्टर एक पता है, देखेंगे वो किलो का पता है ना, किलो फैक्टर कौन सा पता है आपको? किलो फैक्टर मालूम है, तो किलो अगर फैक्टर होगा तो अपन प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स क्या लगाते हैं किलो फैक्टर के लिए? के लगाते हैं ना, किलो। और सिंबल क्या है उसका, है ना, इसको बोलते कैसे हैं? फैक्टर है एक्चुअली वो 10 टू द पावर +3 है। 10 टू द पावर +3 इज द फैक्टर, 10 टू द पावर +3 इज द फैक्टर। और प्रीफिक्स क्या लगाते हैं हम? किलो, है ना। और सिंबल क्या है? सिंबल है के। के ये हम कौन से ही फंडामेंटल यूनिट सिस्टम को हम लगा सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको पता है 1 kg, 1 मास का हमें लिखना है, फॉर एग्जांपल मास, फॉर एग्जांपल मास। तो अगर हमको मास सीखना है, हमको, तो हम क्या कर सकते हैं? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड 1 किलो, है ना, किलोग्राम इन द यूनिट, सो इट विल बी व्हाट? 1 किलो हमने प्रीफिक्स लिखा है ना, 1 किलोग्राम हमने प्रीफिक्स लिखा है, तो हम वो क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम में 1 10 टू द पावर +3 ग्राम होगा। ठीक है, ओके। और क्या आपको मालूम है? प्रीफिक्स और एक एग्जांपल लगे 10 टू द पावर 6, और एक एग्जांपल लगे 10 टू द पावर 6, तो ये इसका बोलते हैं हम मेगा। और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम या कैपिटल एम? ये दैट इज कैपिटल एम। मेगा इज रिटन बाय कैपिटल एम, मेगा इज रिटन बाय कैपिटल एम। ओके, फॉर एग्जांपल अब लेंथ लेंगे हम, फॉर एग्जांपल क्या लेंगे? लेंथ, है ना। तो 10 टू द पावर या 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर कैसे लिख सकते हो आप? 10 टू द पावर +6 मीटर्स। आई बात समझ में? यस, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चलो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे कौन से हैं यूनिट सिस्टम्स। या ओके, तो फैक्टर देखेंगे क्या है? 10 टू द पावर 24, प्रीफिक्स इज योटा। ओके, सो ये सबसे बड़ा से हम स्टार्ट करेंगे और सिंबल है y। ओके, नेक्स्ट है 10 टू द पावर 21, 6 इज जीटा, है ना। मेमोरी 1 जेटा बाइट रोबोट के, रोबोट मूवी के आपने सीक्वल में देखा होगा। 10 टू द पावर +18 इक्सा, and symbol is capital E. Next 10 to the power +15, उसका सिंबल है पीटा, जो हमने सुबह में सीखा था, उसका सिंबल है कैपिटल P। नेक्स्ट इज 10 टू द पावर 12, उसका सिंबल है टेरा, कैपिटल T। 10 टू द पावर 9 है, दैट इज कॉल्ड एज गीगा, इसको क्या बोलते हैं हम? गीगा। और उसका सिंबल है कैपिटल G। देखो सिंबल्स के साथ आपको याद रखना है। ये 10 टू द पावर +3, 10 टू द पावर +3 में हम क्या लिख सकते हैं? किलो। किलो को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल k। रिमेंबर इट इज स्मॉल k, नॉट कैपिटल K। या 10 टू द पावर +2, 10 टू द पावर +2 को हम कहते हैं हेक्टा, हेक्टा, या स्मॉल h। ओके, सो ये हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर, पॉजिटिव ऑर्डर पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव ऑर्डर्स। नेगेटिव ऑर्डर्स मतलब माइनस में जो कैसे रहते हैं वो, या माइनस में कैसे लिखते हैं हम इधर देखेंगे। फैक्टर, प्रीफिक्स, और यहाँ पे हम देखेंगे सिंबल।
ओके यस या देखो क्या है, पहला फैक्टर है 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1, उसका प्रीफिक्स है डेसी, क्या बोलते हैं इसको, डेसी, सिंबल क्या है, कैपिटल डी, यस यस। फिर है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, उसको हम लिखते हैं सेंटी, ओके या उसको लिखते हैं स्मॉल सी से, स्मॉल सी, हाँ या। फिर है 10 टू द पावर -3 यानी मिली, इसको क्या बोलते हैं हम, मिली, और उसका सिंबल है कैपिटल एम। वाओ, ये आपको पता है क्या, कैपिटल एम है, मिलीग्राम्स, ओके। 10 टू द पावर -6, इसका सिंबल है माइक्रो, प्रीफिक्स है माइक्रो, और सिंबल है म्यू, जो ग्रीक अल्फाबेट है म्यू, वो इसका सिंबल या। फिर अलग है, इसका नेक्स्ट पार्ट है नैनो, नैनो का सिंबल है स्मॉल एन, 10 टू द पावर -9 नैनो, और उसका सिंबल है स्मॉल एन, ओके यस। उसके बाद आता है 10 टू द पावर -12 है ना, इसका सिंबल है पिको, पिको, और इसका सिंबल है पी, प्रीफिक्स है पिको और सिंबल है पी। और उसके बाद है 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15, और इसका सिंबल क्या है, फेमटो, FEMTO, फेमटो, और सिंबल है कैपिटल एफ। और दो है 10 टू द पावर -18, दैट इज नथिंग बट एटो, इसका सिंबल है स्मॉल ए। और आपके पास और एक बचा है लास्ट, दैट इज नथिंग बट 10 टू द पावर -21, दैट इज नथिंग बट जेप्टो, और इसका सिंबल है स्मॉल जी, दैट्स इट, ये हो गया हमारा। तो चलो, ये आपने क्या पढ़ा है, ये कुछ प्रीफिक्सेस है जो आपको क्या करते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, अगर आपको पता है तो आप, अगर अब किसी ने आपको पूछा तो 1 योटा ग्राम्स मतलब कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, फैक्टर लगाओगे 10 टू द पावर 24 और लिखोगे 10 टू द पावर 24 ग्राम्स लिखोगे, है ना। और इसको लिखते कैसे हैं, यस हमने सीखा है ना। 1 kg को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 मेगामीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मेगा का देखो, हमें अगर मेगामीटर लिखना है, तो मेगा कहाँ है, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 है ना, तो 6 किधर है, मेगा में भूल गया क्या, हाँ मेगा में भूल गया यहाँ लिखना, तो यहाँ मेगा है, इसीलिए एक जगह पे यहाँ पे कम हो गया, चलो मेगा लिखते हैं यहाँ पे। ये 10 टू द पावर 6, इसको हम बोलते हैं मेगा, सिंबल है, मेगा का सिंबल क्या है, कैपिटल एम। अगर मेगा का कैपिटल है तो मिली का कैपिटल एम कैसे हो सकता है, मिली का स्मॉल एम है ना, मिलीग्राम को स्मॉल एम से लिखते हैं, ओके। सो मिली का स्मॉल एम, याद रखो मिली का स्मॉल एम, यहाँ पे सभी स्मॉल एम ही है। तो डीसी को उन्होंने कैपिटल डी कैसे दिया, डीसी का भी स्मॉल डी ही होना चाहिए, लेट अस सी, आप इसको चेक करके बताना, या इसको लिखो +3 को हम क्या बोलते हैं, या +3 को हम क्या बोलते हैं, किलो, ये है मेगा, ये किलो, इट इज के, स्मॉल के इज द सिंबल, ओके। एंड लास्ट इज 10 टू द पावर +2, जो हमने लिखा था लास्ट में, 10 टू द पावर +2, दैट इज हेक्टा, एंड सिंबल इज h, सिंबल इज स्मॉल h, है ना। हाँ, तो ये कब यूजफुल होता है, जब आपको किसी ने पूछा कि 1 टेराबाइट मेमोरी है आपके पास, मोबाइल में कितने, तो आपका मेमोरी कार्ड में मेमोरी है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, तो आप क्या बोलोगे, उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपने सीख ली। मेमोरी, आपकी मेमोरी, फ़ोन की मेमोरी वगैरह हायर पावर्स में होती है ना, ज़्यादा पावर्स में होती है, तो मेमोरी 1 टेराबाइट अगर आपको बोला गया तो वो क्या बोलोगे, 1 टी बाइट, ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 1 टी बाइट, 1 टेराबाइट, और इसका आंसर कैसे लिखोगे, 10 टू द पावर +12 बाइट्स, ठीक है। ये आपको ऐसे लिखना है, 10 टू द पावर 12 बाइट्स, ठीक है, यस। और क्या पूछ सकते हो आप, ये हायर वैल्यूज में हो सकते हैं,
कम आपको अगर बोला कि एक न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूक्लियस में कितना डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियस के एटम के अंदर डिस्टेंस तो बहुत कम होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 18 होता है। तो आप क्या बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स है ना, कितना है 1 10 टू द पावर 1 पिकोमीटर्स है। तो आप क्या बोलोगे कितना मीटर्स है वो 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर्स, ठीक है 1 पिकोमीटर। तो आपको ऐसे कन्वर्जन्स पता चल गए। ओके स्टूडेंट्स, इज इट ओके? यस। हाँ, तो ये हुआ हमारे सिम्बॉल्स एंड प्रीफिक्सेस। तो इसको हमको जस्ट यूज़ करके रखना है, याद रखना है। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। जब करें आप लिख लेना ये। समझ में आया? हायर वैल्यूज है, ये लोअर वैल्यूज है। और आपके पास आप बोर है 10 टू द पावर माइनस 10 भी है, वो मीटर्स में स्पेशल यूज़ करते हैं, उसको हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है 1। और फिर एंगस्ट्रॉम स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, और वैसे लाइट ईयर लेंथ में ज़्यादा हम बोलते हैं। तो अलग अलग डिफिनेशन भी है, पर ये जनरल फैक्टर्स है, तो स्टैंडर्ड है ये, बाकी के भी हम यूज़ करते हैं। तो भाई ये सबसे स्टैंडर्ड है और ये ऐसे लिखा सकते हैं। सिर्फ आपको DC का कंफर्म करना है वैसे। या आप फेमटो का भी चेक करो, ठीक है, या समझ देंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो अभी हम क्या देखेंगे, और कुछ फंडामेंटल यूनिट्स देखेंगे और उनके डायमेंशंस देखेंगे, चलेगा? ओके यस। चलो डायमेंशंस पहले हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के लिख लेते हैं। पहले है मास। मास का डायमेंशन हमें कैसे लिख सकते हैं? मास का हमें डायमेंशंस लिखते हैं। तो डायमेंशन मतलब कल हमने डेफिनेशन लिखा व्हाट आर डायमेंशंस, दोज आर नथिंग बट व्हाट आर डायमेंशंस, द एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिराइव्ड क्वांटिटीज और एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना? या व्हाट इज व्हाट आर डायमेंशनल dimensions, the expression of a derived quantity in terms of fundamental quantities, है ना? yes. तो मास खुद से ही फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हम और बाकी के फंडामेंटल क्वांटिटीज उसको लगते ही नहीं है ना? तो मास को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इज नथिंग बट मास रेज टू 1, मास इज नथिंग बट मास रेज टू 1। लेंथ की जरूरत है क्या? नहीं, तो हम लेंथ को रेज टू 0 लिखते हैं। टाइम की जरूरत है क्या? नहीं, तो टाइम की हम क्या लिखते हैं? 0। एम्पियर की जरूरत है क्या? नहीं, तो एम्पियर को हम लिख सकते हैं 0। मोल को मोल लिखते हैं क्या? नहीं, तो हम उसका भी लिखते हैं। और क्या रहता है हमारे पास? एंगल, स्टेरेडियन, वो नहीं लिखते हम। 1 2 3 4 5 और 2 बचे। टेम्परेचर लिखा, केल्विन क्या है? नहीं, केल्विन भी नहीं लिखते। 0 कैंडेला लिखते क्या? हाँ, कैंडेला भी नहीं लिखते। तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हमने मास को ऐसे लिख लिया, है ना? कि मास रेज टू क्या है? 1। मतलब क्या? मास अगर 1 टाइम्स बढ़ता है, पावर मतलब क्या? कितने टाइम्स बढ़ना, याद रखो। 10 टू द पावर 1 मतलब 10 टू द पावर 1 टाइम ही है। 10 टू द पावर 2 मतलब 10 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स 10 2 टाइम्स इज 20, ऐसा नहीं। 10 कितने टाइम्स है? 10 का पावर 2 टाइम्स है, मतलब 10 को 10 से 2 बार मल्टीप्लाई किया, वो होता है 100। तो रेज टू पावर मतलब वो क्या है? उतने टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो मास को एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या मिलता है? मास ही मिलता है। सो दैट इज मास। तो मास का हम स्टैंडर्ड में ये तीनों ही लिखते हैं, क्योंकि बहुत मैकेनिक्स में ये चीज़ें, बाकी की चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये टर्म्स हम नहीं लिखते हैं। ओके, सो वी राइट ओनली बेसिकली these 3 टर्म्स। पर जरूरत पड़े तो उनको हम बुला लेते हैं, जैसे कि चार्ज को हम, चार्ज हमें चाहिए तो वो एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर हीट में जरूरत हम केल्विन को बुला सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये थीम हम मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में हम जो ग्रॉस फिजिक्स है, तो हम ये ज़्यादा ये पढ़ने वाले हैं। ये होगा हमारा मास।
तो मास को हमने ऐसे लिखा। लेंथ को कैसे लिखोगे, वैसे ही लेंथ को लिखना है तो कैसे लिखना है, मास की तो जरूरत है ही नहीं, है ना, कितने भी टाइम जरूरत है, मतलब 0 टाइम जरूरत है उसकी। लेंथ का, हाँ लेंथ मेजर करना है तो लेंथ खुद लगेगा ही, यस। टाइम मेजर करना, लेंथ मेजर करना, टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो बस बाकी की लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो अभी क्या लिखना है, तो टाइम चलेगा, टाइम लगेगा। टाइम को मेजर करना है तो कैसे मेजर करोगे, मास की ज़रूरत नहीं है, लेंथ की ज़रूरत नहीं है, पर टाइम खुद की ज़रूरत है, तो टाइम रेज़ टू 1, और इसको वैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। या और हमारे पास क्या है, चलो ये तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐसे लिख सकते हैं, खुद को ही रेज़ टू 1। अभी हम ज़रा डायमेंशंस के एक्चुअल यूसेज में जाएंगे, दैट इज व्हाट द पार्ट दैट इज यूज्ड इन फिजिक्स, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब क्या है, अभी स्पीड मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, स्पीड। तो स्पीड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इनके टर्म्स में ही लिखना है मुझे। तो मुझे इसके लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए मुझे स्पीड के फार्मूला की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, स्पीड के फार्मूला की ज़रूरत है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का देखो, डिस्टेंस का आपको मालूम है क्या, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, है ना, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो डिस्टेंस का क्या होगा, m0 l1 t रेज़ टू 0, है ना। और टाइम क्या होता है, m0 l0 t रेज़ टू 1। और ये क्या है, डिवीजन है। डिवीजन मतलब क्या, कि अगर उसकी वैल्यू कम होती है और डिस्टेंस उतना ही रहता है, तो कम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, मतलब कम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना। 10 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा तो आंसर 5 आता है। 10 डिवाइडेड बाई 1 किया तो आंसर 10 आता है। 10 डिवाइडेड बाई 0.5 किया तो आंसर क्या होता है, 20 आता है ना। जितने कम समय में वो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो उसका आंसर उतना ज़्यादा आता है। 10 मीटर्स डिस्टेंस आप 0.1 सेकेंड्स में कर रहे हो, इसका मतलब 10 डिवाइड बाई 0.1, 10 के 0.1 पार्ट्स करोगे आप तो क्या होता है वो 100। तो 1 सेकेंड में वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे अगर यूनिट वैल्यू हो आनी है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है ये आपको चाहिए। तो आपको इस इधर का फैक्टर अगर बढ़ेगा तो ये फैक्टर कम होगा, इधर का फैक्टर कम होगा तो ये फैक्टर बढ़ेगा, यानी पूरा आंसर आपका पूरा फ्रैक्शन आई मीन टू से दैट इट विल इंक्रीज। दैट मीन्स व्हाट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हम ये क्या लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते हैं। कैसे, ऐसे m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 1 t रेज़ टू 0 इंटू, ये ऊपर लिखेंगे तो ये क्या होगा, m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 0 और t रेज़ टू 1, है ना। आपको एक फॉर्मूला पता है, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n। आप कैसे लिख सकते हो, a रेज़ टू m प्लस n, ऐसे लिखते हो ना। तो इसको हम साथ लिखेंगे इसे। तो m रेज़ टू 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 ही होता है। l रेज़ टू 1 प्लस 0 क्या होता है आदि। हाँ अभी एक बात गलत हो गई यहाँ पे, ये मैंने इधर उसको ऊपर लिया है ना, तो उसको ऊपर लिया तो क्या होता है, सभी साइंस इन्वर्स हो जाते हैं, सभी साइंस इन्वर्स होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल 1/a⁻m तो हम क्या लिखते हैं मैथ्स में, a⁻m लिखते हैं, है ना। 1/a⁻m को क्या लिख सकते हैं, a⁻−1 लिखते हैं ना। तो 1/10 को मैं क्या लिखता हूँ, 1/10 को मैं क्या लिखता हूँ, 0.1 लिखता हूँ ना हमेशा। हाँ 1/10 को ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। -1 मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या, -1, है ना। हाँ जब भी आप बोलोगे इनवर्सली तो -1 लिख लेना। या सो इट मीन्स व्हाट इन मैथ्स, इफ यू गो 10 टू द पावर +1 मतलब उसको एक बार हमें काउंट करना है, 10 टू द पावर 2 मतलब हमें 2 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। -1 मतलब उसको -1 बार काउंट करना है, ऐसा नहीं, वो पावर है, -1 बार अब उसको लेना है, मतलब एक्चुअली वो उसको हम 10 टू द पावर 10 से डिवाइड करना है, ऐसे एक बार डिवाइड करना है। 10 टू द पावर -2 मतलब क्या, 10 को 2 टाइम्स क्या करना है, खुद से डिवाइड करना है, मतलब 1/10 मतलब 10 पार्ट्स करना है और उसके और 10 पार्ट्स करना है। -1 मतलब मेकिंग एज मेनी पार्ट्स यू कैन राइट। 10 टू द पावर +1 बोलोगे तो आप क्या करोगे, +2 टाइम्स, है ना। ओके, एडिंग सेम क्वांटिटी दैट मेनी टाइम्स,
है ना, ओके। और ये आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाइंग, है ना, मल्टीप्लाइंग that many times, है ना। और 10 to the power -1 10 to the power -2 होगा, मतलब क्या, डिवाइडिंग सेम क्वांटिटी कितने टाइम्स, दैट मेनी टाइम्स। मतलब क्या, 10 to the power -2 मतलब क्या होता है वो, उससे ये फॉर्मूला से देखोगे तो ये फॉर्मूला से 10 to the power 1/10 to the power 2 होता है ना, ठीक है नहीं। मतलब क्या, 1 को आपको एक क्वांटिटी 1 है तो उसको आपको 10 पार्ट्स डिवाइड करना है और 10 पार्ट्स डिवाइड करना है, तो माइनस करना मतलब उसको हमें डिवाइड करना है उतने टाइम्स, कितने बार, 10 टाइम्स डिवाइड करना है और 10 टाइम्स डिवाइड करना है। 10 to the power +2 मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 100 को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 10 to the power +2 क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। यस, तो आपको ये पता चला कि ये ऊपर जाएगी तो क्या होता है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस सिंबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिंबल माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो 0 0 और -0 होगा ये 1 और -0 होगा। हाँ, ये यहाँ पे क्या होता है, t⁻0 - 1, तो इसको हमको ब्रैकेट लेना है, और इसका हमें आंसर क्या पता चला, बताओ, एक साथ लिख सकते हो इसको, या यू कैन राइट इट एज m⁻0 -0 is 0, l⁻1 - 0 is 1, t⁻0 - 1 is -1, तो चलेगा। ये है स्पीड का फॉर्मूला, तो ये क्या बनता है, स्पीड का ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, स्पीड का ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, l1 t⁻⁻1। बाकी के वैसे भी जरूरत है ना, तो इसको हम एक बार फिर से लिख सकते हैं स्पीड को कैसे, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज l1 t⁻⁻1। दिस इज योर फाइनल डायमेंशनल एनालिसिस करके आपने ये इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, या सो दिस इज योर आंसर। स्पीड का डायमेंशन क्या है, l1 t⁻⁻1। पता चला, तो ऐसे ही हमें अब बाकी सभी क्वांटिटीज का भी डायमेंशन निकालना है, ओके। करोगे तैयार खुद से, मैं दे दूँ, या आई विल गिव यू द टेक्निक हाउ टू डू इट एंड यू विल फाइंड इट आउट। क्या लगता है आपको, फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगने से ये ऐसा डिवीजन करके हम निकाल सकते हैं, है ना। या चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, और कौन सा चीज़ आपको पता करना है डायमेंशन से, बताओ। स्पीड हमने ले लिया, और क्या पता कर सकते हो, चलो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत इजी होता है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक गाड़ी है, वो चुपड़ुन से खेड़ को जाती है, पर 1 घंटे में वो 5 बार जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 टाइम्स इन 1 आवर। कितना होगा, 5 टाइम्स इन 1 आवर। एक दूसरी गाड़ी है, वो छोटी है, या स्पीड है उसका, मतलब मोटर बाइक अगर फास्ट रेसिंग छोटी है, उसको ज़्यादा फास्ट कम समय में वो जाके आती है, तो कम समय लेती है ना, वो कम समय लेती है, तो क्या उसका आंसर बढ़ेगा कि नहीं। एक घंटे में वो 10 बार जाते हैं, तो जितना कम समय लेते हैं उसका आंसर उतना बढ़ रहा है। और 5 बार 10 बार क्या नंबर है, दैट इज जस्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। डायमेंशंस में हम क्या करते हैं, यूनिट्स को ही सब पहचानते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ यूनिट्स के साथ हम उसको पहचानते हैं। यूनिट्स के साथ पहचानना मतलब, देखो हमने अभी फॉर्मूला स्पीड का क्या लिखा था, l1 t⁻⁻1। इसका यूज़ क्यों होता है, देखो स्पीड को हमने क्या लिखा अभी थोड़ी देर पहले, l1 t⁻⁻1। अगर हमने ये देखा तो आपको क्या पता चलता है कि l1 मतलब मीटर, t1 मतलब सेकेंड⁻⁻1, मतलब मीटर अपॉन सेकेंड। आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि उसका यूनिट क्या है ना। तो हम ये डायमेंशनल क्यों कर रहे हैं कि यूनिट समझने के लिए। तो हमको क्या पता चला, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या था, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ occurrences in
per unit time. What is frequency? Number of occurrences per unit time. per unit time. तो यूनिट टाइम में कितने occurrences हो रहे हैं? तो अगर यूनिट टाइम नहीं दिया होगा, पर यूनिट टाइम नहीं दिया होगा, इसका मतलब क्या? कम समय में वो ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा occurrences हो रहे हैं, तो हमको आंसर कैसे ज़्यादा आएगा ना, तो हमें कम समय को डिवाइड करने से ही आंसर ज़्यादा आता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ occurrences in 1 unit time. ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 occurrences in 1 सेकेंड। तो आप फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे उसकी? देखो हमने फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखा 1 हर्ट्ज, तो बोलोगे 1 हर्ट्ज, है ना। 10 occurrences in 2 seconds हो रहा है, एंड इफ 10 occurrences in 2 seconds ऐसे हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? 10 occurrences in 2 seconds। तो आपको पता चला कि यूनिट टाइम में निकालना है, तो यूनिट टाइम में कितना होता है? 10 occurrences in 2 seconds। तो ABCD फॉर्मूले लिखो। हाँ, तो 10 occurrences in 2 seconds, आपको क्या 1 सेकेंड में निकालना है ना, तो आप कैसे लिखोगे? 2 seconds में वो 10 occurrences आ रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितने occurrences आएंगे? तो 2 × 5 occurrences in 1 second आ रहा है आपका आंसर। तो 5 आंसर कब आया? जब आपने 10 को 2 से डिवाइड किया। 10 को क्या किया? 2 से डिवाइड किया। तो 2 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब क्या करना है? occurrences एंड दिस इज टाइम, है ना। और ये क्या है? 1 सेकेंड, मतलब ये है यूनिट, ये यूनिट। तो आपको अगर यूनिट में आंसर चाहिए तो आपको क्या करना है? क्योंकि आपको पर यूनिट के हिसाब से आंसर चाहिए, तो अगर आपको यूनिट में आंसर चाहिए, पर यूनिट में कितना चाहिए, तो आपको टाइम से क्या करना है? डिवाइड करना होगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो हम क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप? दैट इज इट विल बी, फ्रीक्वेंसी विल बी रिकॉर्डेड एज, रिटन एज फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज n अपॉन टाइम, है ना, नंबर ऑफ occurrences अपॉन टाइम। तो ये तो नंबर है सिर्फ, तो आपको सिर्फ यूनिट लेना है ना। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का यूज़ फार्मूला बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है ना। जैसे हमने अभी सीखा कि स्पीड का फार्मूला क्या था? मीटर पर सेकेंड, तो हमने पहचान लिया L1 t⁻⁻⁴, तो 10 मीटर पर सेकेंड होता है, 4 मीटर पर सेकेंड होता है, पर उसका यूनिट चेंज होगा क्या? क्या नहीं, क्वांटिटी से कभी यूनिट चेंज नहीं होता है, क्वांटिटी से उसका यूनिट कभी चेंज नहीं होता है, तो कितना रहेगा? हमेशा मीटर पर सेकेंड रहेगा, है ना। तो सिर्फ हमने क्या लिया? पैरामीटर्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिलेट करके डिराइव्ड क्वांटिटी का हमने एक्सप्रेस किया उसको। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द यूनिट। हम यूनिट को ही पहचान, हम मैग्नीट्यूड को फिलहाल क्या करेंगे? जब वो दिया जाएगा तब उसको हम यूज़ करेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी के अभी सिर्फ क्या करना है? उसका एक्सप्रेशन करना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड को हमें नहीं लेना। फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज ओनली रिलेटेड टू टाइम, सो इट इज n इंटू टाइम रेज़ टू -1, है ना, ऊपर लेके जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज n को हम सिर्फ ओनली डायमेंशनली कैसे लिख सकते हैं? n इंटू L0 t⁻⁻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 ⁻
डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी व्हाट, एन की लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज n0 t रेज टू माइनस 1, या फिर आप लिख सकते हो t रेज टू माइनस 1, इतना ही लिख सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता चला फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस कितने होते हैं, ये t रेज टू माइनस 1। आपको अभी स्पीड समझा, फ्रीक्वेंसी समझा, अभी आप बाज ये हमने डिटेल में सीख लिया, ये पूरा ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा हम डायरेक्टली फार्मूला देखेंगे। तो ऐसे फार्मूला देखा तो हमने निकाला, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लिखा तो निकाल लिया। अब बाकी के हम फार्मूले से फास्ट निकालेंगे, ठीक है। कुछ पहचान लेंगे, कुछ लिख लेंगे।
और कौन सा लेंगे हम? यस, वी विल टेक वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस बुक इज़ वेरी गुड बुक, सो ये बुक आपको लेनी है, परचेज करनी है. दिस बुक विल हेल्प यू इन 2 years. वेरी गुड. So this is good books to tell you concepts of physics Verma part 1. So इसमें से हम क्वेश्चंस लेंगे और डायमेंशन निकालेंगे, राइट? सो देखो, तो आपको दिया गया है वर्क डन दिया गया है. क्या दिया है? वर्क डन. तो काइनेटिक एनर्जी दिया है, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस निकालो. बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस निकालो. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ kinetic energy. Kinetic energy. So what is the dimension? और उन्होंने फॉर्मूला दिया है. When kinetic energy is equals to half mv squared. M is mass, v is velocity, है ना? हाँ, तो अभी हमने क्या देखा था कि कांस्टेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? वी कीप इट अ कांस्टेंट को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, ओके, दे डोंट प्ले एनी रोल इन चेंजिंग द यूनिट्स, है ना? दे डोंट प्ले एनी रोल इन, दे आर जस्ट मैग्नीट्यूड, दे आर नॉट यूनिट, है ना? हमने सीखा फार्मूला n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2. सर हम u के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं. n को हम फिलहाल क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे. ओके, क्या, क्योंकि कन्वर्जेंस हमने सीख लिया है ना. अभी हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सीखते हैं. n2 u2 जो है उसका ही अलग अलग यूनिट्स को हम देख के सिर्फ हमें u2 को ही स्टडी करना है. कन्वर्जेंस हम बाद में करेंगे. तो अब हमको पता चला कि यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी का यूनिट सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म्स में है, हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म्स में. तो एम वी स्क्वायर, एम के अलग यूनिट है, वी के अलग यूनिट है. तो हमको एनर्जी के कॉमन यूनिट बनाना है, इसको यू को ही हमको कॉमन यूनिट बनाना है. ठीक है, तो हमको फिलहाल इसके ऊपर ही काम करना है. तो ये पूरा सिस्टम की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमको इसका फार्मूला मिल चुका है. तो ये रिलेटेड कैसे है, इसका यूनिट मास और वेलोसिटी के साथ रिलेटेड. तो हमको हाथ की भी लेने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हमको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनके टर्म्स में उनको लिखना है. वही होता है डायमेंशंस एनालिसिस, है ना? हम क्या करोगे अभी? सिर्फ हमको एम वी स्क्वायर के यूनिट्स देखने. यस, ओके, आप लिख सकते हो. सिंस 1/2 हैज इज अ नंबर okay, so kinetic energy dimension is equals to mass. इसके डायमेंशंस कितने हो गए? वेलोसिटी के स्क्वायर तक इसके डायमेंशंस हो गए. वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड. वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन. और डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ साइड. उसको भी डायमेंशन नहीं देते हैं. इट इज ऑल्सो गॉट डॉट नो डायमेंशंस. ओके, सो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या हो गए? स्पीड के डायमेंशंस को इक्वल हो गए, है ना? जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लेता हूँ तो आई मीन देयर वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस. ओके, सो व्हाट डज स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इंडिकेट्स we are talking about dimensions. Okay, so dimensions of velocity and speed are equal. ठीक है, तो जैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस मास और वेलोसिटी को इक्वल होंगे क्योंकि उन्होंने फार्मूला बताया है, वैसे वो इक्वल होगा. व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मास? मास के डायमेंशंस क्या होते हैं? m⁻⁴, l⁻�0, t⁻�0. तो ये 0 0 anything raised to 0 is what? 1. a⁻�0 is always equals to 1.
है ना। तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो उसको चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो नहीं लिखा 1 तो भी उसको चीज़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी स्पीड के डायमेंशन अभी हमने देखा, उसके डायमेंशन क्या थे, L1 t⁻⁻1 और m क्या था 0। तो ऐसे ही स्टूडेंट हमें करना है, एक एक डायमेंशन निकालना है और उसको लेकर, जैसे मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी उसको हमें पता है, पर वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, उसको हमने डायमेंशन निकाला हुआ है, तो उसको हमको यूज़ करके एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। ये होता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, वी आर कनेक्टिंग डॉट्स है, कनेक्टिंग डॉट्स। कुछ समझा है आपको तो उसको हमें रिलेट करके कुछ और चीज़ें समझनी है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है, रिडक्शनिज्म। देखो फिर से ऐड करो यहाँ पे, m⁻1 + 0, l⁻0 + 1, t⁻0 - 1। देखो अभी मेरे को ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं थी और ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी काम चल जाता, पर मैंने यहाँ पे लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास है पर यहाँ पे नहीं है, पर 1 + 0 = मैं कर सकता हूँ यहाँ पे लेंथ और टाइम नहीं है, पर यहाँ पे लेंथ और टाइम है, तो यहाँ पे हमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके उसका रिलेशनशिप मिल सकता है, तो हमें लिखना एक अच्छी आदत है। तो m⁻1 l⁻1 t⁻⁻, हाँ एक गलती बड़ी हमने करी है। क्या? ये वेलोसिटी का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर्ड है, क्या है, स्क्वायर्ड है, तो हमें वो लिखना है। वो डायमेंशंस को भी क्या करता है, स्क्वायर करता है, जो हमने अभी देखा था 10⁻2 था, तो क्या होता है 2 बार उसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो उतने टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। 10⁻⁻1 होगा तो उतने 2 बार उसके उतने पार्ट्स करने हैं। 10⁻⁻2 मतलब पहले 10 पार्ट्स करने हैं और वो पार्ट्स को फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो इसका स्क्वायर मतलब क्या, वो उतना वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। देखो तो क्या होता है m1 l0 t⁻0, तो ये क्या बन चुका है, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, है ना, a⁻m ब्रैकेट m ऐसे होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, a⁻m × n ऐसे लिख सकते हो। तो क्या बनेगा m⁻0 × 2 + l, इसको भी करेगा 1 × 2 t⁻⁻1 × 2, इसको भी करेगा, है ना। यस, तो ये दोनों करके आपको आंसर आएगा। तो m⁻, ये क्या होगा 1 + 0 × 2 × l + 0 + 1 × 2, और ये t0 + -1 × 2। ये क्या किया हमने, क्या किया, a⁻m × a⁻n यहाँ पे यूज़ किया, a⁻m × a⁻n, तो कैसे यूज़ किया हमने, a⁻m + n ऐसे लिखा, है ना। अभी हमने सॉल्व कर लिया, अभी आपका हो गया आंसर। इसका आंसर आप लिख सकते हो, m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2, ये हुआ एनर्जी का डायमेंशन, क्या, काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आपको पता कर लिया, है ना, वेरी गुड। सो दैट इज इट। और देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, या एक्सेलरेशन पूछा है उन्होंने, फाइंड द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड। चलो और एग्जांपल देखेंगे हम। अभी देखो आपने, उन्होंने पूछा है कि फाइंड द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। हमें क्वेश्चन ले रहे थे पर वो एप्लीकेशन में आता है, तो हम कल देखेंगे, इसके यहाँ पे हम डायमेंशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ जो 9th में पढ़ा है हमने, फोर्स इज मास इनटू व्हाट, उस पर जो कुछ हम एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन टाइम्स उसका मास, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर उतना फोर्स आता है ना।
तो मास का क्या है एक्सेलरेशन, मास को हम मास ही लिखते हैं। एक्सेलरेशन मतलब क्या, अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या है, दैट इज वो एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ अ स्पीड ऑफ स्पीड, है ना, स्पीड चेंज करने का स्पीड है वो। एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्पीड चेंज करने का स्पीड है, स्पीड ऑफ स्पीड। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके हिसाब से, टाइम के साथ, है ना। तो हम मास को कैसे लिखते हैं, मास को हम मास ही लिखेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने अभी देखा फॉर्मूला क्या करते हैं, स्पीड निकालो तो हम टाइम से डिवाइड करते थे, है ना। तो क्या लिखा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो ये क्या होता है, मास का हमने डायमेंशंस लिखा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मास का डायमेंशंस लिखो, वेलोसिटी का डायमेंशंस लिखो, और टाइम का डायमेंशंस कैसे लिखो, डिवाइड है तो डिवाइड होता है तो क्या होता है, कम होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, उतने पार्ट्स हो गए तो वो ज़्यादा आंसर होगा, इसको मतलब वो डिवीजन करेंगे। तो मास का मालूम है आपको, m⁻⁴, l⁻�0, t⁻�0, वेलोसिटी का आपने लिखा था m⁻⁴, m⁻�0, l⁻⁴, t⁻⁻⁴, टाइम क्या क्या है, टाइम है, t⁻⁴ है, पर उसको r⁻⁴ है, तो हमको इसको साथ मिलाना है, तो किचन करना है, सभी सब्जियों को एक साथ मिलाओ, m⁻⁴, m प्लस, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा ही है, वहाँ कुछ करना नहीं है चेंजेस, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, a⁻m × n is a⁻m n, m × n, e⁻1 - होती है -1, ठीक है। या तो ये वैसे के वैसे ही यहाँ पे अभी मार्क साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब m⁻⁴ है, हम क्या लिख सकते हैं, m⁻⁴ प्लस 0 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब m⁻⁴ होता है प्लस 0, l 0 1 नहीं है तो 0 + 1, t 0 - 1 -1, 0 - 1 -1, क्या होता है, m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻⁻⁻ -2, तो ये होगा एक्सेलरेशन, है ना। तो क्या है आपका, अगर यूनिट दिखा जाए तो, है ना, तो मास क्या है, kg, यूनिट लिखो चलो, इसका है मीटर्स, और उसका टाइम क्या है, सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो इस यही होता है यूनिट फोर्स का, kg मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो आपको डायमेंशंस पता करके यूनिट निकाल सकते हो आप, डायमेंशंस पता करके यूनिट निकाल सकते हो आप, ठीक है। और देखो याद आपके, जैसे सुबह में हमने देखा वो जो हाफ लिखा था, वो हाफ का हमने रोल नहीं प्ले किया है ना, हाफ को हमने नहीं इंक्लूड किया था, तो ये होता है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि हम आप क्या कर सकते हैं कि फार्मूला पता होगा ना आपको, तो आप उसका यूनिट निकाल सकते हो, आप उसका क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, पर वही उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं रह सकता, क्योंकि फोर्स जब हमने निकाला वेलोसिटी का आंसर हम हाँ मीटर/सेकेंड को इतना बता सकते हैं, कितना मीटर/सेकेंड पर ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर किया, सिर्फ यूनिट बता सकते हैं, वही लिमिटेशन है। पर यूनिट पता है, यूनिट ही मतलब क्या बोलते हो, वैल्यू पता नहीं है, तो हमको कम से कम यूनिट तो पता चलेगा, पर अगर यूनिट ही गलत है तो आंसर भी पूरा गलत ही होगा ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं उसको, इट इज़ नेसेसरी, बट हम नेसेसरी है ऐसे निकाल के उसका, बाकी के ऑप्शंस गलत है तो कम से कम ये ऑप्शन देख के हम आंसर तो निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते पूरा, क्योंकि एक्चुअल आंसर नहीं बताए। तो अब ये कब यूज़ कर सकते हो, जब बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं तब, तो ये कभी कभी यूज़ होता है, सिर्फ यूनिट्स देख के आंसर निकालना, तो एक्चुअली रिलायबल नहीं है, पर ट्रायल एंड एरर से आप ले सकते हो, है ना। दिस इज़ यूजफुल, बट वन ऑफ द लिमिटेशन इज दैट इट एक्चुअली वोंट से दैट एग्जैक्ट वैल्यू। तो अब लिमिटेशंस में आप ये को लिखना पड़ेगा, यूसेज में आप लिखोगे बाद में, फिलहाल हम और थोड़े डायमेंशंस पढ़ते हैं। चलो अब हम आपको थोड़ा सा बढ़िया प्रॉब्लम्स और बढ़िया क्या देखें, फॉर्मूले देकर आपको बोलेंगे कि उसका ये निकालना है, क्या निकालना है, डायमेंशंस।
चलेगा या। और कुछ डायमेंशंस आपको जिनका फार्मूला ही आपको पता नहीं है तो उसके क्या करना पड़ेगा वैसे को, तो आपको पता है कि आपको फार्मूला सीखना है बाद में, तो आपको कम से कम उसका यूनिट तो याद रखना है ना। कि जैसे आप जैसे हमने लिखा कि मेमोरी 1 TB हमने यूज़ नहीं किया पर हमको याद है ना, तो वैसे कुछ डायमेंशंस फिजिक्स के हमको अभी याद करके रखने हैं या। तो कौन से है वो सब आपको लिख लेना है फिलहाल। तो देखो क्या है, कुछ हम अभी निकालेंगे कुछ आपको होमवर्क करेंगे। कैलकुलेट द डायमेंशंस। आज हमारा पैरेलल्स मेथड शायद नहीं हो पाएगा, कल हमको लेना पड़ेगा, तो देखते हैं फिर हम बाद में ले सकते हैं। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट वन वेलोसिटी ग्रेडियंट। Then it is equal to the velocity gradient equals velocity upon time. Second, moment of inertia which is equal to what, इसका फॉर्मूला है मास इंटू रेडियस स्क्वायर। स्क्वायर है एंगुलर मोमेंटम इट इज व्हाट angular velocity into time. Angular momentum is mass inertia। ये mi जो हमने लिखा है ना mi, वो इसको हम mi बोलते हैं mi into angular velocity। और फाइनली आपको निकालना है चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम। ये चार आपको अभी निकालना है। तो ये चारों का आपको निकालना है आंसर। तो ये चारों का आपको आंसर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो आपको अभी सीधा आपको पता चला, आपको टेक्निक पता चला है ना, आपको टेक्निक पता चला। अभी आपने जो ये रहता है क्या, मैकेनिक के पास टूल रहता है, तो आप उसको पहले टूल ढूंढने में पैसा लगता है, तो ज़्यादा वो उसको स्टार्टिंग में कम में लगता है, तो उसको टूल लगता है तो ज़्यादा समय लगता है। पर एक बार टूल मिल गया तो फटाफट काम करने लगता है ना। तो आपको एक बार टूल पता कर लिया आपने कि डिवीजन करना, फार्मूला लेना, उसके साथ डिवीजन करना, फार्मूला सब a/m तो इस करके आंसर निकालना, तो फटफट इसका आंसर निकालना। चलो, वेलोसिटी ग्रेडियंट फर्स्ट वन, वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का लिखो वेलोसिटी और टाइम अपॉन है ना, उसको क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी को इसको इक्वल टू कैसे लिख सकते हो? इट इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी और टाइम का क्या लिख सकते हो? इनवर्स है ना। वेलोसिटी के डायमेंशन हमने याद कर लिए, सभी के कर लो। L1 t⁻⁻1 और ये क्या है? ऑलरेडी t⁻⁻1 है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या आएगा? L1 t⁻⁻1 है ना, दैट इज L1 t⁻²। वेलोसिटी ग्रेडियंट का आपने डायमेंशंस पता कर लिया, क्या है वो? वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशंस m0 L1 t⁻²। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमको पुट करना है। तो अगर इतना ही आंसर है।
वेलोसिटी ग्रेडियंट का उन्होंने फॉर्मूला दिया है वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला गलत लिखा है मैंने, तो ये करेक्ट कर लो, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। यहाँ पे लेंथ है तो क्या करोगे, चेंज, है ना, गलती होती तो भी मज़ा आता है बहुत, क्योंकि हमको चेंज करने को मिलता है ना। यहाँ पे लेंथ लेना है, लेंथ, यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ, यहाँ पे क्या आएगा, एल, और यहाँ पे अगर एल है तो क्या होगा, चेंज, क्या क्या है, एल 1 और ये क्या है, -1, है ना। हाँ, और टी कुछ नहीं है तो टी रेस टू कुछ नहीं, मतलब -1 है, 1 - 1 इज 0, सो एल रेस टू 0 टी रेस टू -1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम रेस टू 0 एल रेस टू 0 टी रेस टू -1। तो यही है हमारा आंसर वेलोसिटी ग्रेडियंट का, वेलोसिटी ग्रेडियंट का, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेकेंड रेस टू -1, तो पर सेकेंड इज द इसका यूनिट, इसका यूनिट क्या हो सकता है, पर सेकेंड। चलो हमको यूनिट तो पता चला इसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब अलग अलग लेंथ पे उसका वेलोसिटी कितना है। जैसे पानी बह रहा है तो 1 मीटर पे उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर्स पे 2 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर्स पे 3 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे लेंथ बढ़ते जा रहा है। जैसे अगर उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको पूछा है तो आप क्या बोलेंगे, पर सेकेंड, मतलब 5 पर सेकेंड, 5 पर सेकेंड आप बोल सकते हो। जैसे 1 मीटर्स पे 5 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर्स पे 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, 3 मीटर्स पे 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, पर सेकेंड को 5 से तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो आपको ये वेलोसिटी ग्रेडियंट पता चला। गलती से मैंने टाइम नहीं पता, तो आपका आंसर समझो, है ना। यस, चलो अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi इक्वल्स व्हाट, मास इनटू रेडियस स्क्वायर्ड, मास इनटू व्हाट, रेडियस का होता है स्क्वायर, है ना। मास का हम कैसे लिख सकते हो, मास का लिख सकते हो m1 l0 t0। रेडियस का कैसे लिख सकते हो, रेडियस का m0, रेडियस इज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब वो लेंथ है ना। ये आपको पता चला। तो उसका डायमेंशन कैसे होते हैं, मास पे वो डिपेंडेंट नहीं रहता, रेडियस लेंथ पे वो डिपेंडेंट रहता है ना, टाइम पे वो नहीं डिपेंड रहता है। उसका करते हैं स्क्वायर। सो m1 l0 t0, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, m0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2, t0 इंटू 2 इज 2। उनको एक साथ लिख सकते हैं इसको, m इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, लेंथ इज 0 प्लस 1 इंटू 2, टाइम इज 0 प्लस 0 इंटू 2। ये क्या होगा आंसर, m रेज टू 1, l रेज टू 1 टू द 2, t रेज टू 0। ये हुआ डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, मास का है kg, ये मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, kg मीटर स्क्वायर। चलो पता कर लिया हमने, है ना। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। चलो एंगुलर मोमेंटम आप क्या कर कैसा निकालो, तो मैं आपको चार्ज इंटू टाइम निकालता हूँ। एंगुलर मोमेंटम हम कल देखेंगे, चलेगा। चार्ज इज व्हाट, करंट इंटू टाइम, है ना। या इसके आपको एंगल भी लगेगा रेडियन, तो वो आप होमवर्क के लिए कर लेना। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना। तो सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी के साथ एक और एंगुलर वेलोसिटी का मैं दे देता हूँ आपको डायमेंशन, मतलब आप निकाल लेना। m0 वेलोसिटी का क्या है, l1 t रेज़ टू -1, m0 l1 t रेज़ टू -1, और एंगल आएगा ना, एंगल मतलब क्या, रेडियन रेज़ टू 1। ये है एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। इसको आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। mi का कितना है डायमेंशन, mi का कितना है, अभी देखा हमने m0 l, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना, kg मीटर स्क्वायर था ना। हाँ, तो वह l और t रेज़ टू 0 था। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो एंगुलर मोमेंटम मैं अभी आपका होमवर्क कर दे रहा हूँ।
इक्वल टू के दोनों का प्रोडक्ट करो, तो ये दोनों को हमको क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, m into 0 plus 1 that is 1, लेंथ का इस इंटू दिस करोगे तो 1 plus 2 होगा that is 3, ये क्या होगा e raised to minus 1। तो ये होगा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंट m1 l3 है ना। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर वेलोसिटी है ना, हाँ एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, लेंथ नहीं रहता है, वहाँ पे क्या रहता है, रेडियन रहता है ना। इट इज व्हाट, वेलोसिटी में क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम रहता है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं हम वेलोसिटी में, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम रखते हैं वेलोसिटी में, और एंगुलर वेलोसिटी में डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम नहीं रहता है, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम रहता है। तो एल नहीं लिखते हैं, एल की जगह क्या लिखते हैं हम, एंगल। तो एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन। तो L1 t⁻⁻1 नहीं रहता है, रेडियन t⁻⁻1। ये रेडियन क्या है, एंगल है ना। तो ये वेलोसिटी क्या रह सकती है, दिस मेनी रेडियंस कवर्ड पर यूनिट सेकंड। जैसे फैन होगा, फैन घूम रहा है तो वो क्या करेगा, 1 सेकंड में 1 चक्कर घुमा। तो 1 सेकंड मतलब कितना रेडियन आपने सीखा है, 1 सेकंड मतलब वो डिग्रीज 180 डिग्रीज और 360 डिग्रीज होता है। 360 डिग्रीज को हम 2 पाई रेडियंस बोलते हैं। तो 1 सेकंड में अगर 1 चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो 1 सेकंड में वो 360 डिग्रीज कवर कर रहा है। इसका मतलब 360 डिग्रीज इज कवर्ड इन 1 सेकंड, इसका मतलब 2 पाई रेडियंस कवर्ड इन 1 सेकंड। तो रेडियंस इन पर सेकंड इसका फार्मूला है। तो डायमेंशंस क्या हो गए, रेडियंस पर सेकंड और रेडियंस रेज़ टू 1 सेकंड रेज़ टू -1। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, रेडियन रेज़ टू 1 सेकंड रेज़ टू -1। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो 0 + 2 = 2 है ना, और रेडियन रेज़ टू क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसका क्या आएगा, रेडियन रेज़ टू 1। एंगुलर मोमेंटम, ये है इसका डायमेंशन। ठीक है, अभी हम इसका देखेंगे, करंट इनटू टाइम का। अच्छा, करंट का यूनिट डायमेंशन क्या है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी, बाकी के किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो एम्पियर खुद इस पर डिपेंडेंट है। बाकी की क्वांटिटीज में नहीं लेता हूँ, टाइम खुद से ही डिपेंडेंट है, बाकी के किसी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये t⁻1। तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, a⁻1 t⁻1। बाकी क्या आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, m0 l0 वैसे भी उसका कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है ना।